एबीजी की जांच उपलब्ध हो सकती है, तो एक एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस की जांच कर लेनी है, जिसमें आपको ब्लड का पीएच पता लगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं हो रही, यानी कि पीएच अगर 7.35 से कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिडोसिस, और अगर 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस करेंगे। दोनों ही कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें तुरंत हमको इंटरवीन करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि मरीज का PCO2 गंदी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 40-45 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी का कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 50, 60, 70, 80 आ रहा है तो डर जा रहा होगा। क्यों डरना होगा? अगर तुरंत ठीक नहीं किया तो थोड़ी देर में मरीज बेहोश हो जाएगा, और जैसे ही बेहोश होगा तो उसको कह देंगे CO2 नार्कोसिस, उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिटेन कर ली। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा पैनिक सिचुएशन होती है कि भाई मरीज लाए थे तो बोल रहा था, ये बेहोश कैसे हो गया। तीसरी चीज हमको देखनी है कि PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, SpO2 कितना है। तो इससे ये पता लगेगा कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर अगर होगा तो PCO2 नॉर्मल रहेगा पर PO2 कम हो जाएगा, और अगर टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो PCO2 बड़ा होगा, और PCO2 बड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। इतनी चीजों में आपको एकदम से पता लगा कि आप कितनी गहराई में। अगर एबीजी बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको सडनली समझना पड़ेगा कि कोई सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या छोटा मोटा ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का अटैक आया है, जिसकी वजह से सांस लेने का रास्ता ट्रैकिया डिवाइड होती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, और लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हजारों सैकड़ों एल्वियोल्स और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होकर दोनों लंग में हवा फेंकते हैं। तो वो रास्ता नैरो हो गया है, पिचक गया है किसी वजह से, जिसकी वजह से आदमी सांस खींच के ऐसे सांस ले रहा और सांस अंदर नहीं जा पा रही है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, सब एसेसरी मसल इन्वॉल्व हो रही है, खींच खींच के सांस ले रहा है। गला देखोगे कोशिश कर रहा है सांस लेने की, तो इसमें इमीडिएटली तुमको उसको ब्रोंकोस्पैज्म से रिलीफ कराना है। ब्रोंकोस्पैज्म से कैसे रिलीफ कराओगे? ब्रोंकोडाइलेटेशन से। ब्रोंकोडाइलेटेशन किन दवाओं से कराओगे? डेरिफाइलिन, एसिब्रोफाइलिन टाइप की दवाओं से। स्टेरॉइड कौन सा यूज करोगे? मिथाइलपेंडिजोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, इसको इस्तेमाल करोगे। इनहेलेटरी दवाओं को किनको यूज करोगे? एस्थलिन, डिओलिन, बुडिकॉर्ड, फोराकॉर्ड, इन चीजों से तुम उसको नेबुलाइज कराओगे। थोड़ा सा लो फ्लो ऑक्सीजन लगाओगे। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाओगे? कोई बताएगा ज्यादा ऑक्सीजन लगाने से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी। ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी नहीं होगी जी। इतनी जल्दी कैसे 2 मिनट में हो जाएगी ऑक्सीजन रिलेटेड लंग इंजरी? नो। और बताइए, ऑक्सीजन अगर आप लोग ज्यादा लगा देंगे तो ऑक्सीजन लगाते ही मरीज की ऑक्सीजन की हंगर को खत्म कर देंगे, उसकी भूख खत्म कर देंगे सांस लेने की, तो उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाएगी, और अगर रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होगी तो CO2 रिटेन करने लगेगा। इसलिए जबरदस्ती फालतू में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की 10 लीटर पे खोल दी नहीं करनी चाहिए। हमको मिनिमम उतनी ऑक्सीजन देनी है जितने में ऐसे मरीज का SpO2 कितना मेंटेन हो, अबव 90। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 90-92 ही मेरी एक्सपेक्टेशन है। मुझे 98 और 100 ऐसे मरीज में नहीं चाहिए। इतना काम हम लोग करेंगे तो 15 से 20 मिनट में मरीज को रिस्पांस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो प्लान बी में फिर हम लोग बाईपैप मशीन का इस्तेमाल करेंगे। बाईपैप क्या होता है? बाईपैप का मतलब होता है कि आप मरीज को मास्क के माध्यम से कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं इसको तय कर देंगे, उस ऑक्सीजन को कितने प्रेशर से दे रहे हैं ये तय कर देंगे, और उस प्रेशर के बाद लंग फूलेगा तो लंग पूरा ना पिचके, इसको पीप कहते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, इसको तय कर देंगे। तो आदमी ने अपनी सांस ली, वो छोटी सांस ले रहा था, ऐसे ले रहा था, तब आपने क्या किया? उसको मास्क लगा दिया और उसकी छोटी सांस को बड़ा कर दिया। अब वो कैसी सांस ले? हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी मत, तो बड़ी सांस लेगा, ऐसे करे। तो जब बड़ी सांस लेगा तो हवा ज्यादा जाएगी, जब हवा ज्यादा जाएगी तो लंग ज्यादा फूलेगा, जब लंग ज्यादा फूलेगा तो गैस का एक्सचेंज होने का टाइम ज्यादा मिलेगा, जब लंग का टाइम ज्यादा मिलेगा तो हाइपोक्सिया जो हो रही है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी और इन दवाओं से ब्रोंकोस्पैज्म खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मरीज को इमीडिएटली मैनेज कर ले जाएंगे। फिर सुबह अपने चेस्ट के डॉक्टर को, सीनियर कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे उनको और क्या करना है। हो सकता है वो कह दे PFT की जांच करा दीजिए, हो सकता है वो आपसे कह दे कि भाई हमको CT स्कैन थोरेक्स का करा दीजिए, हो सकता है वो आपसे कह दे कि साहब हमको कोई और टेस्ट कराना है। तो उसको फिर हम लोग आगे जाकर के समय के हिसाब से देखेंगे कि क्या चीज़ हमको उचित लगती है, उसको हम लोग आगे जाके उसमें प्लान करेंगे। पर इमीडिएटली अगर आप इतना मैनेज करेंगे तो कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि मेजर कोई चीज़ आपने रेजिडेंट लेवल पे, MBBS लेवल पे
ब्रॉडली मिस कर दी, इतना कर देंगे तो ठीक है। इसमें एक चीज बस रह जाती है, अगर ये सब करने के बाद एबीजी बिगड़ रहा है, ब्लड का पीएच कम हो रहा है, अगली बार पीएच आपने किया 7 आ गया, अगली बार आपने पीसीओ2 किया 80 आ गया, अगली बार आपने पीओ2 देखा 40 आ गया, तो फिर ये एक इमीडिएट इमरजेंसी होगी कि आपका मरीज बाईपैप ऑक्सीजन और इन इलाज से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपको इमीडिएटली उसको इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। कॉल फॉर हेल्प, इंट्यूबेशन आता है तो करेंगे, नहीं आता तो अपने एनेस्थेसिस्ट फ्रेंड को, क्रिटिकल केयर फ्रेंड को इत्तला करेंगे, टीम को फोन करेंगे कि वो आके आपको मदद करे। तब तक आप अपना वेंटिलेशन का सारा सामान रेडी रखेंगे, जिससे कि एवरी सेकंड काउंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी आ गया और आपके पास इंतजाम ही नहीं हुआ तब तक। इतना अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।